जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज बहुत सारी खबरें हैं, तो केवल एक खबर में आज केंद्रित नहीं करता हूं। जितनी भी मुख्य खबरें हैं उस पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने दर्शकों श्रोताओं का। और कृपा करके आप भी बताइए किस प्रकार से आप फील करते हैं, क्या सोचते हैं। जो मैं सोच रहा हूं वो भी बताऊंगा, और आप जो सोच रहे हैं अपने कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइएगा। देखिए, पहला, जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संसद के अंदर अमित शाह जी ने अहंकारवश उनका अपमान किया और बिना किसी सम्मान पूर्वक नाम लेकर उनके आगे पीछे किसी प्रकार का श्री या साहब लगाए बिना अंबेडकर 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 5-6 बार उन्होंने कहा, और जिस प्रकार से हमारे देश के संविधान निर्माता का उन्होंने अपमान किया, एक अपमान तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर किया, जिसपे खड़गे साहब ने कहा कि उन्हें रात को 12 बजे तक मोदी जी पद से बर्खास्त करें, लेकिन मोदी जी की मजबूरी है, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों गुजरात के हैं और पुराने साथी हैं और एक दूसरे के राज उनके पास हैं, तो वो बर्खास्त तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक अपमान जो अमित शाह जी ने किया था, उसके बाद उससे भी बड़ा अपमान बीजेपी के आईटी सेल ने किया। जब कांग्रेस के सांसद संसद के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लेकर बहुत सारे सांसद खड़े थे और ये आंदोलन कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान पे अपना खेद जता रहे थे, तो आईटी सेल इतना ज्यादा निर्लज्जता पे उतर आया कि उसने फोटो शूट के माध्यम से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो भी किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को रिप्लेस करके जॉर्ज सोरोस की फोटो उसमें लगा दी और ये दिखाने का प्रयास किया देश की जनता को कि कांग्रेस के लोग जॉर्ज सोरोस के साथ हैं, और जॉर्ज सोरोस मतलब उन्होंने तुलना कर दी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जॉर्ज सोरोस से। इसका मतलब यह है कि अगर जॉर्ज सोरोस को वो अच्छा आदमी मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समकक्ष मानते हैं, तो फिर जॉर्ज सोरोस पे इतने आरोप क्यों लगाते हैं। और अगर जॉर्ज सोरोस को एक निकृष्ट आदमी मानते हैं, ऐसा आदमी मानते हैं जो भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे सम्मानित व्यक्ति और हमारे आदर्श का फोटो जॉर्ज सोरोस से क्यों रिप्लेस किया। तो मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना होगा और ये बताना होगा। इस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो को जॉर्ज सोरोस से रिप्लेस करके उन्होंने किया। और अभी तक जो हम लोगों ने पहले मांग की थी कि जॉर्ज सोरोस के बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए, मिलियन ऑफ डॉलर्स भारत सरकार में स्टार्टअप्स के लिए लगे हुए हैं, और ऐसे स्टार्टअप्स में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के कंपनियों में लगे हुए हैं जो कंपनियां मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीक हैं। तो हम लोगों के पास तो ऐसा कोई स्रोत नहीं है, हम लोग तो नहीं जान सकते कि जॉर्ज सोरोस के पैसे कहां कहां लगे हैं, किस किस के पास लगे हैं। लेकिन अगर भारत सरकार के पास ये जानकारी है कि जॉर्ज सोरोस एक गलत आदमी है, एक अच्छा आदमी नहीं है, और एक विश्व का एक बहुत बड़ा पूंजीपति जो सारे देशों के अंदर किसानों के और छोटे उद्यमों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, तो अगर वो कोई गलत काम कर रहा है और देश के लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हम लोगों को बताए, एक श्वेत पत्र लेके आए और देश की जनता को बताए कि जॉर्ज सोरोस के पैसे किस किस स्टार्टअप में लगे हैं, किस किस कंपनी में लगे हैं, उस कंपनी के मालिक कौन हैं, देश के मंत्रियों और देश के बड़े बड़े पदाधिकारियों के बच्चे क्या जॉर्ज सोरोस के डोनेशन पे उनकी कंपनियों में डोनेशन मिला है, क्या उनके सहयोग से काम करते हैं, जिससे देश की जो पता चले और देश की जनता ये निर्णय लेने में सक्षम हो सके कि क्या जॉर्ज सोरोस सही में गलत आदमी है या अच्छा आदमी है। तो एक तो बाबा साहब का जिस प्रकार से अपमान अमित शाह जी ने संसद के अंदर किया, और उसके बाद बीजेपी के आईटी सेल ने बाबा साहब की फोटो को जॉर्ज सोरोस से रिप्लेस करके एक ऐसा प्रपंच खड़ा करने का प्रयास किया जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जॉर्ज सोरोस से कोई मिलता जुलता उनका चेहरा है, और वही हमारे देश के आदर्श महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देश की जनता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर पूर्वजों की और पुरखों का सम्मान करने का एक रीति है, और हम लोग हमेशा अपने देश के जो महान लोग हैं,
हम वैसे लोगों की बात नहीं करते जो हत्यारे हों या जो माफी वीर हों, लेकिन जो देश के लिए जिन्होंने, चाहे वो पंडित चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे सरदार भगत सिंह हों, चाहे शवालुकल्ला खां हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे महात्मा गांधी हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, हमेशा से इन लोगों का हम, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, इन लोगों का हमने हमेशा से सम्मान किया है। लेकिन ये देश के अंदर कैसी एक पार्टी उदित हो गई है जो कि पहले इन्होंने हमारे देश के महानतम संत, जो विश्व के लिए एक आदर्श है, महात्मा गांधी को अपमानित किया। देश की जनता उसको कैसे सहन कर गई? हमने तो सहन नहीं किया, लेकिन देश की जनता ने उसको सहन किया। उससे इनका उत्साह बढ़ा। फिर उसके बाद इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति, जिसके परिवार ने अपने देश की सारी संपत्ति, अपने परिवार की सारी संपत्ति देश को दान कर दी, दो शहादतें दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल के अंदर रहे, उनका अपमान किया, तब भी देश की जनता ने सहन किया। और यही सहनशीलता ने आज ये स्थिति पौधा दी है देश की कि अब ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे आक्रमण करने से नहीं चूक रहे हैं, और इनकी जो मनुवादी मनुस्मृति के प्रति इनका जो स्नेह और समर्पण है, वो हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ। तो देश की जनता को यह समझना होगा कि हमारे देश के जो आदर्श हैं, हमारे देश के जो महापुरुष हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, अगर इनका अपमान इस प्रकार से झेलते रहे तो, और इनको आदत पड़ गई इस प्रकार से अपमानित करने की, तो समझ लीजिए कि देश में मनुस्मृति आने और संविधान को खत्म होने में और लोकतंत्र के खत्म होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये प्रयास किया कि वन नेशन वन इलेक्शन की बिल को सबमिट किया जाए ना किया जाए, इसके अंदर राज्यसभा लोकसभा के अंदर जब वोटिंग हुई, तो पहली बात तो पहले भी मैं कह चुका हूं कि जो वोट से पोलिंग हुई उसमें अलग नंबर के वोट पड़े, और जो मशीन से पोलिंग हुई उसमें अलग हुए। इसका माने मशीन और जो असली वोट होता है उसमें अंतर होता है। इसके बाद ये भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को जो टोटल वोट मिला इस बिल के समर्थन में, इसको पेश करने के समर्थन में, उसमें 273 वोट भी नहीं मिले तो लोकसभा के अंदर, जबकि 273 जो है वो मेजॉरिटी मार्क है। इसका मतलब यह है कि उस समय ये लोग माइनॉरिटी में थे और 273 भी वोट इनको नहीं मिले। अच्छा, फिर इन लोगों ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद ऐसे भी मिले जो कि व्हिप जारी होने के बावजूद वहां पे मौजूद नहीं थे, और ये हुआ कि इन्हें नोटिस इशू किया जाएगा। लेकिन जब नोटिस इशू करने की बात हुई तो पता चला कि मोदी जी खुद ही मौजूद नहीं थे। माने मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही व्हिप का उल्लंघन किया, अपने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया, और वो उस समय जयपुर में थे। उसके बाद नितिन गडकरी जी भी वहां मौजूद नहीं थे, वहां पे गिरिराज सिंह भी मौजूद नहीं थे। तब उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्माता और जो बड़े बड़े नेता हैं उनको समझ में आया कि भैया अगर हमें एक्सप्लेनेशन कॉल करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, तो हमें तो मोदी जी का भी शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। इसके बाद एक घटना घटी है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में घटी है। अतुल प्रधान जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरधना के विधायक हैं, वो एक प्रश्न उन्होंने विधानसभा के अंदर उठाने का प्रयास किया, और वो प्रश्न था किस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। पूरी उनका जो संबोधन था उसको मैंने सुना। उन्होंने बताया किस प्रकार झांसी के अंदर जो वहां पे हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर आग लगी थी और नवजात शिशु वहां मर गए थे, झुलस कर मर गए थे। उन्होंने उसमें 3-4 बातें कही जिससे देश की जनता को और देश की सारी जनता को, बल्कि सत्ता पक्ष को भी चिंतित होने की आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि वहां पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने सूत्रों से बताया कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी, बल्कि वहां पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर से एक पाइप निकल गया था, जिसको वहां की एक नर्स ने माचिस जलाकर उसको जोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से वहां विस्फोट हुआ, आग लगी। और ये भी उन्होंने बताया अतुल प्रधान जी ने कि वहां पे एक इंक्यूबेटर के अंदर 2 बच्चे थे। अतुल प्रधान जी ने यह भी बताया कि वहां पे कितने डॉक्टर्स हैं, नाम लेके बल्कि विधानसभा के अंदर उन्होंने बताया कौन कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वहां मेडिकल कॉलेज से भी तनख्वाह ले रहे हैं, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से वहां पे जो मेडिसिन हैं वो आउटडेटेड मेडिसिन, एक नया कॉर्पोरेशन जो बनाया गया है उसमें आउटडेटेड मेडिसिन पड़ी हुई हैं, और कितना बड़ा घपला हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया सारी चीजें, कोविड के बारे में उन्होंने बताया। तो उसके बाद मैंने देखा कि वहां पे जो संसदीय कार्य मंत्री थे वो खड़े हुए, उन्होंने नियम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी इस बात का कैसे जवाब दे पाएंगे, आप जो इतने सारे प्रश्न उठाए, आप केवल एक प्रश्न उठाइए। तो उन्होंने कहा भाई मैं स्थिति बता रहा हूँ, माता प्रसाद पांडे
जो नेता विपक्षी दल हैं वो भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अगर हम आपके संज्ञान में ला रहे हैं, अगर हम सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं कि चिकित्सा व्यवस्था में इतनी ज्यादा कमजोरी है और इतनी ज्यादा खराबी है, और जब झांसी के अंदर आग लगी तो उसके बाद जो वहां पे स्वास्थ्य मंत्री हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब जाते हैं तो उनके लिए, उनके आगमन के लिए किस प्रकार की तैयारी हॉस्पिटल करता है, ये करने के बजाय कि वहां पे जाके मंत्री जी खुद ये देखें, क्योंकि मंत्री भी हम ही जैसे लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं जो जनता के सहयोग से विधायक और मंत्री बनते हैं। तो ऐसे समय में जब वहां बच्चे रो रहे थे, पिता और घर में मातम पसरा हुआ था, उस समय मंत्री जी का इस प्रकार से स्वागत करना, सड़कों का रंग रोशन करना और ये करना जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट, कोई वीआईपी चला आ रहा है, तो ये अतुल प्रधान ने कहा। लेकिन अतुल प्रधान जी के साथ जैसे व्यवहार हुआ वो बिल्कुल उसी प्रकार का व्यवहार हुआ जो कि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर विपक्षी दलों का होता है। तो अब ये बीमारी जो है ये विधानसभाओं तक भी पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अतुल प्रधान जी को विधानसभा के अंदर निकाल के फेंका गया, बाद में अतुल प्रधान ने अपने साक्षात्कार में ये भी बताया कि 1962 के बाद ये पहली घटना है जबकि किसी विधानसभा के अंदर, मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर किसी को इस प्रकार से मार्शल घसीट कर ले गए। ये एक घटना। और उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद जब आज संसद के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रवेश द्वार पे उनको रोकने का प्रयास किया, उन्हें घुसने नहीं दिया। और उसके बाद जब राहुल गांधी थोड़ा जोर लगा के अंदर घुसे तो एक उड़ीसा के एक ऐसे सांसद हैं, उन्होंने कहा कि साहब मेरे सिर पे चोट लग गई और मेरे को खून बहने लगा। और जब उनसे पूछा गया कि ये चोट कैसे लगी तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने किसी सांसद को धक्का दिया, उस सांसद के पीछे मैं खड़ा था तो मुझे धक्का लगा और मैं गिर गया। लेकिन कांग्रेसी जो मनिकम टैगोर हैं तमिलनाडु के, उनका यह आरोप है कि अगर टेस्ट करा लिया जाए कि जो चेहरे पे अपने माथे पे दिखा रहे खून है वो वास्तविकता में टोमेटो केचप है और वो खून नहीं है। तो इस प्रकार की बचकाना हरकतें और जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर भी हमने देखा कि आज फिर उसी प्रकार से चर्चा नहीं होने दी जा रही है और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनका अपमान हो रहा है। और हमारे देश के जितने भी महान विचारक हैं और जितने भी हमारे श्रद्धेय लोग हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, सबका एक प्रकार से अपमान हो रहा है जो हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद आज तक हमने कभी नहीं देखा। ये बहुत दुखद स्थिति है। इसके बाद एक घटना और जो वित्तीय मामले में है कि पहली बार ऐसा हुआ है और जबकि जो रुपया है वो डॉलर की कीमत मतलब 85 रुपए से ऊपर चला गया है। और ये इतनी बुरी स्थिति बता रहा है जिस प्रकार से विदेशी निवेशक शेयर मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को बेच रहे हैं और लगातार बेच रहे हैं, उससे रुपया गिरना और ज्यादा संभावी है। जो पैसा है जो भारत के अंदर विदेशी निवेशकों ने लगाया है वो लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या और देश के अंदर जीडीपी जिस प्रकार से गिर रही है, लोन बढ़ रहा है, तो वो पैसा अमेरिका वापस जा रहा है। चीन से भी, यूरोप से भी, इंडिया से भी निकल के अमेरिका वापस जा रहा है, जो एक बहुत ज्यादा दुखद घटना है। और पहले भी मैं आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि जब डॉलर इतना ज्यादा मजबूत होता है, रुपया इतना ज्यादा कमजोर होता है, तो देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से खराब होती है। और शेयर मार्केट का लगातार 2 दिन से 1-1.5% गिरना, कल भी गिरा, आज भी गिरा, इससे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आने की जो आगमन की आहट है, इसके बावजूद कि वहां के सेंट्रल बैंक ने 0.25% से इंटरेस्ट रेट को कम किया है, इसके बावजूद शेयर मार्केट का गिरना और अमेरिकन शेयर मार्केट का गिरना, पूरे वर्ल्ड के अंदर शेयर मार्केट के अंदर हाहाकार, ये बताता है कि देश की आर्थिक स्थिति और विश्व की आर्थिक स्थिति। तो अपने पैसे को सेफ रखें। शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया है तो सोच समझ के निर्णय लिए। मार्केट के अंदर आना, बेचना, रहना, ये आप लोगों का निर्णय है, मैं कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं। लेकिन अपने पैसे की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो इसलिए ये सारे चीजों को देखते हुए केवल गोदी मीडिया द्वारा चलाई गई चीजों का और रोसी पिक्चर और इंडिया शाइनिंग के जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं उनकी तरफ न देखें। अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उनकी बात करें, खुद रिसर्च करें और उसके बाद शेयर मार्केट में या बाकी बैंक्स में और जिस प्रकार से आप निवेश करते हैं उसका ध्यान रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।